गीता आईएएस, जहां सपनों को पंख मिलते हैं। आप सुन रहे हैं क्रिएटिव कैपिटलिज्म, अ कन्वर्सेशन विद बिल गेट्स, वॉरेन बफेट एंड अदर इकोनॉमिक लीडर्स। लेखक माइकल किंस्ली पाइप। हिंदी ऑडियो बुक समरी। क्रिएटिव कैपिटलिज्म, बिल गेट्स, वॉरेन बफे और दूसरे आर्थिक विचारकों के साथ एक बातचीत, एक नए विचार का जन्म। साल था 2008। जगह थी दावोस, स्विट्जरलैंड। दुनिया के सबसे ताकतवर और अमीर लोग वहां इकट्ठा हुए थे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वार्षिक बैठक के लिए। ये वही जगह है जहां दुनिया की तकदीरों पर बातें होती हैं, जहां राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उद्योगपति और विचारक इकट्ठा होते हैं। और इस भीड़ के बीच एक आदमी खड़ा था जिसने दुनिया की तकदीर बदलने वाली तकनीक दी थी। माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स। बिल गेट्स सिर्फ दुनिया के सबसे सफल पूंजीपति नहीं थे, वे दुनिया के सबसे बड़े परोपकारी भी थे। उन्होंने परोपकार को उसी तरह से देखा जिस तरह उन्होंने कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को बदला था, खेल के नियमों को बदलने की तीव्र महत्वाकांक्षा के साथ। और उस दिन दावोस में उन्होंने एक ऐसा विचार रखा जिसने दुनिया के सबसे बुद्धिमान लोगों के बीच बहस छेड़ दी। उन्होंने इसे नाम दिया क्रिएटिव कैपिटलिज्म, यानी रचनात्मक पूंजीवाद। गेट्स ने कहा कि बड़े निगम, जो आधुनिक वैश्विक अर्थव्यवस्था की पहचान है, उन्हें अच्छा करने को अपने कारोबार के तरीके में शामिल करना चाहिए। यह एक विवादास्पद विचार था, क्योंकि अब तक हम सुनते आए थे कि कंपनियों का एक ही लक्ष्य होता है, ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाना। लेकिन गेट्स कुछ और ही कह रहे थे। इस विचार ने हलचल मचा दी। पत्रकार और संपादक माइकल किंस्ले, जो खुद इस विचार से प्रभावित थे, उन्होंने एक अनोखा प्रयोग किया। उन्होंने इस विषय पर एक ऑनलाइन बातचीत शुरू की जिसमें दुनिया के कुछ सबसे बड़े दिमागों को शामिल किया गया। 3 नोबेल पुरस्कार विजेता, 2 पूर्व अमेरिकी कैबिनेट सचिव, अर्थशास्त्री, न्यायाधीश, पत्रकार, सभी इस बहस में कूद पड़े। और इस ऑनलाइन बातचीत का नतीजा था यह किताब, जिसे किंस्ले ने संपादित किया। गेट्स का मूल विचार, बाजार की शक्ति को सामाजिक भलाई से जोड़ना। बिल गेट्स ने दावोस में जो भाषण दिया वह इस किताब की नींव है। उन्होंने एक साधारण सी बात कही, आर्थिक मांग आर्थिक आवश्यकता के समान नहीं है। यानी बाजार में वही चीजें बनती हैं जिनके लिए लोग पैसे दे सकते हैं, जरूरी नहीं कि वही चीजें बने जिनकी लोगों को सबसे ज्यादा जरूरत है। गेट्स ने इसका उदाहरण दिया दवा कंपनियों का। बड़ी बड़ी दवा कंपनियां उन बीमारियों की दवा बनाने में करोड़ों डॉलर खर्च करती हैं जो अमीर देशों में लोगों को होती हैं, जैसे दिल की बीमारी, डायबिटीज, बाल झड़ना। लेकिन मलेरिया और टीबी जैसी बीमारियां जो गरीब देशों में लाखों लोगों की जान लेती हैं, उनकी दवा बनाने में किसी की दिलचस्पी नहीं है। क्यों? क्योंकि गरीब देशों के लोग दवा नहीं खरीद सकते। गेट्स ने कहा कि यह व्यवस्था ठीक नहीं है। उन्होंने प्रस्ताव दिया कि हमें एक ऐसा तंत्र बनना चाहिए जहां बाजार की शक्तियां, यानी मुनाफे की चाहत और पहचान पाने की इच्छा, उन समस्याओं को हल करने में लगें जो दुनिया की असमानताओं को कम कर सके। यह एक ऐसा तरीका होगा जहां सरकारें, कंपनियां और गैर लाभकारी संगठन मिलकर काम करें, ताकि बाजार की शक्तियों का दायरा बढ़े और ज्यादा से ज्यादा लोग उस काम में मुनाफा या पहचान पा सकें जो दुनिया की असमानताओं को कम करता है। गेट्स ने यह भी कहा कि वह पूंजीवाद को कमजोर करने की बात नहीं कर रहे, उल्टा वह पूंजीवाद को और मजबूत बनाने की बात कर रहे हैं। उन्हें एडम स्मिथ का हवाला दिया, जिन्हें पूंजीवाद का जनक माना जाता है। एडम स्मिथ ने भी कहा था कि लोगों में एक सहज मानवीयता होती है जो उन्हें दूसरों की मदद करने के लिए प्रेरित करती है, भले ही उसमें उनका कोई भौतिक लाभ न हो। वॉरेन बफे की मौजूदगी। जब दुनिया के 2 सबसे अमीर आदमी एक मेज पर बैठते हैं, इस किताब की सबसे दिलचस्प बातों में से एक है बिल गेट्स और वॉरेन बफे के बीच हुई बातचीत का अंश। वॉरेन बफे, जिन्हें ओमाहा के ओरेकल के नाम से जाना जाता है, दुनिया के सबसे सफल निवेशक हैं और उन्होंने अपनी लगभग पूरी संपत्ति गेट्स फाउंडेशन को दान कर दी थी। इस बातचीत में बफे ने गेट्स के विचार का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि पूंजीवाद ने दुनिया को बहुत कुछ दिया है, लेकिन उसकी कुछ कमियां भी हैं और यह जरूरी है कि जिन लोगों ने इस व्यवस्था से सबसे ज्यादा फायदा उठाया है, वे उन लोगों के बारे में सोचें जो इससे बाहर रह गए हैं। बफे ने एक बात और कही जो बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि बाजार की शक्तियां बहुत ताकतवर हैं, लेकिन वे सब कुछ नहीं कर सकती। कुछ समस्याएं ऐसी हैं जिन्हें सिर्फ बाजार के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता, और वहां पर सरकारों और परोपकारी संस्थाओं को आगे आना होगा। ये बातचीत इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह दिखाती है कि दुनिया के 2 सबसे अमीर आदमी इस बात पर सहमत हैं कि पूंजीवाद को बदलने की जरूरत है। ये सिर्फ एक बौद्धिक बहस नहीं है, बल्कि उन लोगों की व्यावहारिक सोच है जिन्होंने इस व्यवस्था को सबसे करीब से देखा है। आलोचना का पहला दौर, क्या यह विचार टिकाऊ है? गेट्स का विचार जितना आकर्षक था, उतना ही विवादास्पद भी, और इस किताब में कई लोगों ने इस पर सवाल उठाए। माइकल किंस्ले ने खुद इस विचार की आलोचना से शुरुआत की। सबसे बड़ा सवाल था, क्या मुनाफा कमाने और समाज सेवा का मकसद एक साथ चल सकता है? क्या कोई कंपनी 2 मालिकों की सेवा कर सकती है? एक तरफ शेयरधारक जो ज्यादा से ज्यादा मुनाफा चाहते हैं, और दूसरी तरफ समाज जो भलाई चाहता है। शिकागो विश्वविद्यालय के नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री गैरी बेकर ने यह सवाल उठाया
कि क्या परोपकारी कंपनियां प्रतिस्पर्धी अर्थव्यवस्था में टिक सकती हैं। उनका तर्क था कि अगर एक कंपनी समाज सेवा पर पैसा खर्च करती है और दूसरी कंपनी वही पैसा मुनाफे में जोड़ती है तो परोपकारी कंपनी को नुकसान होगा और वह बाजार से बाहर हो जाएगी। यह एक कड़वा सच है, लेकिन सच है। न्यायाधीश रिचर्ड पॉसनर ने तो गेट्स के प्रस्ताव को खारिज ही कर दिया। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ दिखावटी परोपकार है जो मुनाफा कमाने वाले निगम की ताकत को कमजोर करेगा। पॉसनर के अनुसार निगम का एक ही काम है, अपने शेयरधारकों के लिए अधिकतम मुनाफा कमाना। अगर वह दूसरे काम करने लगेगा तो वह अपना मुख्य उद्देश्य भूल जाएगा और अंततः असफल हो जाएगा। ये बहस सिर्फ अर्थशास्त्रियों तक सीमित नहीं रही। हार्वर्ड के अर्थशास्त्री एड ग्लेसर और पॉसनर के बीच कई दौर की बहस हुई। ग्लेसर ने तर्क दिया कि मिल्टन फ्रीडमैन की बर्फीली शुद्धता से आगे बढ़ना जरूरी है। फ्रीडमैन, जो 20वीं सदी के सबसे प्रभावशाली अर्थशास्त्रियों में से एक थे, का मानना था कि कंपनी की एक ही सामाजिक जिम्मेदारी है, अपने मुनाफे को बढ़ाना। ग्लेसर ने कहा कि यह सोच पुरानी हो चुकी है और अब समय बदल गया है। दूसरा दौर, क्या गरीब खुद फैसला नहीं कर सकते? बहस का एक और दिलचस्प मोड़ आया जब कुछ अर्थशास्त्रियों ने सवाल उठाया, क्या गरीब खुद अपने लिए फैसला नहीं कर सकते? ग्रेगरी क्लार्क ने सवाल उठाया कि क्या हम ये मानकर चल रहे हैं कि गरीब लोगों को ये नहीं पता कि उनके लिए क्या अच्छा है? ये एक गंभीर सवाल है। कई बार परोपकारी संस्थाएं और सरकारें यह तय करती हैं कि गरीबों के लिए क्या अच्छा है, बिना यह पूछे कि वे खुद क्या चाहते हैं। विलियम ईस्टरली ने तो यहाँ तक कहा कि पुराने जमाने का पूंजीवाद ही गरीबों की मदद के लिए काफी है। उनका तर्क था कि गरीब देशों को सबसे ज्यादा जरूरत है निवेश की, रोजगार की और बाजार तक पहुंच की। ये सब सीधा साधा पूंजीवाद दे सकता है। उन्होंने कहा कि हमें पूंजीवाद को बदलने की जरूरत नहीं है, बल्कि उसे अपना काम करने देना चाहिए। स्टीवन लैंड्सबर्ग ने सवाल उठाया कि आखिर नियमित पूंजीवाद इतना बुरा क्यों है। उन्होंने तर्क दिया कि पूंजीवाद ने इतिहास में सबसे ज्यादा लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है, तो फिर उसे बदलने की क्या जरूरत है। यह बहस इस बात पर केंद्रित थी कि आखिर समस्या क्या है, पूंजीवाद में या पूंजीवाद के लागू होने के तरीके में। तीसरा दौर, लोकतंत्र, प्रतिष्ठा और प्रयोग। रॉबर्ट रीच, जो पूर्व अमेरिकी श्रम सचिव रह चुके हैं, ने एक और महत्वपूर्ण सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि क्रिएटिव कैपिटलिज्म लोकतंत्र के रास्ते में आ सकता है। कैसे? अगर बड़ी कंपनियां समाज सेवा का काम अपने हाथ में ले लेंगी तो सरकारें और लोकतांत्रिक संस्थाएं कमजोर हो जाएंगी। समाज सेवा का काम सरकार का होना चाहिए, कंपनियों का नहीं, क्योंकि सरकारें जनता के प्रति जवाबदेह होती हैं, कंपनियां नहीं। पॉल और मिरोड ने इसका जवाब दिया। उन्होंने कहा कि क्रिएटिव कैपिटलिज्म पूंजीवाद को और मजबूत करेगा, कमजोर नहीं। जब कंपनियां समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाएंगी तो लोगों का उन पर भरोसा बढ़ेगा और पूंजीवाद की जड़ें और मजबूत होंगी। माइकल क्रेमर ने एक और तर्क दिया। उन्होंने कहा कि अच्छी प्रतिष्ठा का अपना मूल्य होता है। जो कंपनियां अच्छा करेंगी, लोग उनका सम्मान करेंगे, उनके उत्पाद खरीदेंगे, उनमें निवेश करेंगे। इसलिए समाज सेवा का कोई भी काम सिर्फ खर्च नहीं है, बल्कि एक निवेश है जो लंबे समय में मुनाफा देता है। एलिजाबेथ स्टुअर्ट ने गेट्स के आलोचकों को जवाब दिया। उन्होंने कहा कि आप अच्छे को पूर्ण का दुश्मन मत बनाओ। यानी अगर कोई आदर्श समाधान नहीं मिल रहा तो इसका मतलब ये नहीं कि हम जो भी अच्छा हो सकता है उसे ना करें। क्लाइव क्रूक ने एक और सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि गेट्स के साथ समस्या यह है कि वे जैसा मैं कहता हूं वैसा करो, जैसा मैंने किया वैसा मत करो वाली बात कर रहे हैं। गेट्स ने अपना पैसा पूंजीवाद के जरिए कमाया और अब वह पूंजीवाद को बदलने की बात कर रहे हैं। क्या यह विरोधाभास नहीं है? ब्रैड डी लॉन्ग ने मिल्टन फ्रीडमैन की आलोचना की। उन्होंने कहा कि फ्रीडमैन की सोच में कल्पना शक्ति की कमी है। वह ये नहीं सोच सकते कि पूंजीवाद कुछ और भी हो सकता है, सिर्फ मुनाफा कमाने का जरिया नहीं। चौथा दौर, सरकार, कर और विदेशी सहायता। जैसे जैसे बहस आगे बढ़ी, ये और गहरी होती गई। जॉन विलियमसन ने सुझाव दिया कि कंपनियां सही तरह की पैरवी करें, यानी वे सरकार से ऐसी नीतियों की मांग करें जो समाज के लिए फायदेमंद हो, न कि सिर्फ अपने लिए। नैन्सी बर्डसॉल ने अपना संस्करण पेश किया। उन्होंने कहा कि कंपनियों को अपने लॉबिंग प्रयासों में यह ध्यान रखना चाहिए कि उनके फैसले से समाज पर क्या असर पड़ेगा। जॉन रोमर ने एक सीधा साधा सुझाव दिया, अमीरों पर टैक्स लगाओ। उनका तर्क था कि अगर हम सच में समाज सेवा करना चाहते हैं तो सबसे आसान तरीका है कि अमीरों से ज्यादा टैक्स लिया जाए और उस पैसे से गरीबों की मदद की जाए। अभिजीत बनर्जी ने एक अलग ही नजरिया पेश किया। उन्होंने कहा कि एक पूंजीपति जानता है कि किसे फोन करना है, यानी कंपनियों के पास संसाधन, संपर्क और विशेषज्ञता होती है जो सरकारों और गैर सरकारी संगठनों के पास नहीं होती। इसलिए समाज सेवा के काम में उनकी भागीदारी जरूरी है। विदेशी सहायता पर भी बहस हुई। माइकल क्रेमर ने सवाल उठाया कि क्या विदेशी सहायता कमजोर राज्यों को और कमजोर नहीं बनाती। एरिक वर्कर ने जवाब दिया कि हाँ, लेकिन कमजोर राज्यों को रचनात्मक तरीके से मदद की जा सकती है। पांचवा दौर, इतिहास का सबक और गेट्स का समय। नैन्सी कोहन ने इतिहास का सबक याद दिलाया। उन्होंने कहा कि गेट्स सही समय पर सही जगह पर थे। उनका उदय उस समय हुआ जब कंप्यूटर क्रांति हो रही थी, और अब जब वे परोपकार के क्षेत्र में उतरे हैं तो भी वे सही समय पर हैं, जब दुनिया असमानता और गरीबी के सवालों से जूझ रही है। जगदीश भगवती ने पूछा कि आखिर पूंजीवाद को कामयाब क्या बनाता है। उनका जवाब था प्रतिस्पर्धा,
नवाचार और मुनाफे की चाहत। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि ये सब तभी काम करते हैं जब एक मजबूत नियामक ढांचा हो और सामाजिक सुरक्षा का जाल हो। लॉरेंस समरस ने एक चुनौती दी। उन्होंने कहा कि कई उद्देश्यों के होने से कंपनियां भ्रमित हो सकती हैं। अगर कंपनी को एक ही लक्ष्य दिया जाए, मुनाफा कमाना, तो वह साफ साफ समझ सकती है कि उसे क्या करना है। लेकिन अगर उसे दो लक्ष्य दे दिए जाएं, मुनाफा और समाज सेवा, तो वह भटक सकती है। वर्नन स्मिथ ने समरस को जवाब दिया कि यह एक उचित चेतावनी है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम कोशिश ही न करें। छठा दौर, नींव, प्रयोग और भविष्य। एलेक्जेंडर फ्रीडमैन ने सुझाव दिया कि नीओ फाउंडेशन क्रिएटिव कैपिटलिज्म की चुनौती से सीख सकती है, लेकिन स्टीवन लैंड्सबर्ग ने चेताया कि मुफ्त दोपहर का खाना जैसा कुछ नहीं होता। हर चीज की कीमत चुकानी पड़ती है। क्लाइव क्रूक ने कहा कि अगर यह काम करता है तो ये पकड़ लेगा। उनका तर्क था कि हमें सबूत चाहिए कि क्रिएटिव कैपिटलिज्म वाकई में काम करता है। अगर यह सफल होता है तो दूसरी कंपनियां खुद ही इसे अपना लेंगी। गेट्स फाउंडेशन के ट्रेसी विलियम्स, माइकल डीच और जोश डैनियल ने एक लेख लिखा गेट्स फाउंडेशन बचाव के लिए। उन्होंने बताया कि कैसे फाउंडेशन इस नए विचार को अमल में लाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ग्रेगरी क्लार्क और स्टीवन लैंड्सबर्ग ने उनकी आलोचना की, आप वास्तविकता से दूर हैं। आप क्या कह रहे हैं? डेविड वोगेल ने सीयर्स समाधान पेश किया। उन्होंने बताया कि कैसे सीयर्स ने 20वीं सदी की शुरुआत में अमेरिकी ग्रामीण इलाकों में कैटलॉग के जरिए सामान पहुंचाया और इससे गरीब किसानों को बड़ी मदद मिली। यह एक उदाहरण था कि कैसे एक कंपनी मुनाफा कमाते हुए समाज की भलाई कर सकती है। कोनोर क्लार्क ने वोगेल को जवाब दिया कि सदाचार की मांग बढ़ रही है। लोग अब कंपनियों से उम्मीद करते हैं कि वे समाज के प्रति जिम्मेदार हों। वोगेल ने फिर जवाब दिया कि चलो बहुत ज्यादा निंदक न बने, कुछ कंपनियां सच में अच्छा करना चाहती हैं। मैट मिलर ने आज के पूंजीपतियों की असली कमजोरियों की ओर इशारा किया, अल्पकालिक सोच, पर्यावरण की अनदेखी और सामाजिक असमानता के प्रति उदासीनता। एडमंड फेल्प्स ने चेताया कि अच्छे व्यवहार के लिए मजबूर करने के बुरे दुष्प्रभाव हो सकते हैं। अगर कंपनियों को जबरदस्ती अच्छा करने को कहा जाएगा तो वह अपना मुख्य काम ठीक से नहीं कर पाएंगी। रिचर्ड पॉसनर ने एक और चौंकाने वाली बात कही, परोपकारी लोग सैडोमासोचिस्ट की तरह होते हैं, यानी उन्हें अपने त्याग में ही सुख मिलता है, भले ही उससे समाज का कोई भला ना हो। ये एक कटु टिप्पणी थी, लेकिन इसने बहस को और गहरा कर दिया। मार्टिन वुल्फ ने समझाया कि गेट्स वास्तव में क्या कहना चाहते हैं। उनके अनुसार मुनाफे को अधिकतम करना ही सब कुछ नहीं है, कंपनियों की दूसरी भी जिम्मेदारियां हैं। क्लाइव क्रूक ने सवाल उठाया कि एडम स्मिथ क्या करते। एडम स्मिथ ने कभी नहीं कहा कि सिर्फ स्वार्थ ही सब कुछ है। उन्होंने द थ्योरी ऑफ मॉरल सेंटिमेंट्स में मानवीय सहानुभूति के महत्व पर भी लिखा था। जॉन क्विगन ने सुझाव दिया कि क्रिएटिव कैपिटलिज्म में रचनात्मकता को वापस लाया जाए। उनका मतलब था कि हमें नए नए तरीके खोजने होंगे, पुराने ढर्रे पर नहीं चलना है। मिल्टन फ्रीडमैन की वापसी, एक क्लासिक निबंध। इस किताब में मिल्टन फ्रीडमैन का एक 970 का एक निबंध भी शामिल है, द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस इज टू इंक्रीज इट्स प्रॉफिट्स। यह निबंध आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना उस समय था। फ्रीडमैन ने तर्क दिया था कि कंपनियों की कोई सामाजिक जिम्मेदारी नहीं है, केवल व्यक्तियों की होती है। कंपनी के अधिकारी लोगों के पैसे शेयर धारकों के, कर्मचारियों के, ग्राहकों के का इस्तेमाल करते हैं। अगर वह उस पैसे को समाज सेवा में खर्च करता है तो वह बिना अनुमति के दूसरों का पैसा खर्च कर रहा है। ये लोकतंत्र के खिलाफ है। फ्रीडमैन ने यह भी कहा कि समाज सेवा का काम सरकार का है, कंपनियों का नहीं। अगर हम चाहते हैं कि गरीबों की मदद हो तो हमें सरकार से मांग करनी चाहिए कि वह ऐसा करे, न कि कंपनियों से उम्मीद करनी चाहिए। ये निबंध किताब में इसलिए शामिल किया गया है क्योंकि ये उस विचारधारा का प्रतिनिधित्व करता है जिसे गेट्स चुनौती दे रहे हैं। फ्रीडमैन की बर्फीली शुद्धता के बिना क्रिएटिव कैपिटलिज्म की बहस ही नहीं हो सकती थी। रिचर्ड पॉसनर, गरीबी इतनी बुरी क्यों है? रिचर्ड पॉसनर ने एक और लेख लिखा, गरीबी इतनी बुरी क्यों है? ये एक दार्शनिक सवाल है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। पॉसनर ने तर्क दिया कि गरीबी बुरी है क्योंकि यह लोगों को चुनाव करने की आज़ादी से वंचित करती है, उन्हें अपमानित करती है और उनके जीवन की संभावनाओं को सीमित करती है। लेकिन उन्होंने ये कहा कि गरीबी हमेशा बुरी नहीं होती। कुछ लोग गरीबी में भी खुश रह सकते हैं, कुछ गरीबी को चुनौती के रूप में ले सकते हैं। यह एक जटिल सवाल है और पॉसनर ने इसे जटिल ही रहने दिया। अंतिम विचार, कंपनियां नागरिक के रूप में। माइकल किंसले ने अपने लेख कंपनियां नागरिक के रूप में इस पूरी बहस को समेटने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि अगर कंपनियां कानून की नज़र में व्यक्ति हैं तो उन्हें नागरिकों की तरह जिम्मेदारियां भी निभानी चाहिए। जैसे एक नागरिक को अपने समाज के प्रति कुछ कर्तव्य होते हैं, वैसे ही कंपनियों को भी होने चाहिए। क्लाइव क्रूक ने अपने लेख गुड कंपनी में कहा कि अच्छी कंपनी वही है जो अच्छा करे, यानी सिर्फ मुनाफा कमाना ही काफी नहीं है, बल्कि समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाना भी जरूरी है। एक बहस जो अधूरी है। इस किताब का सबसे बड़ा गुण यह है कि ये किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचती। ये एक बहस है जो खत्म नहीं होती। हर लेखक अपनी बात रखता है, दूसरा उसका जवाब देता है, तीसरा उस जवाब का जवाब देता है।
ये एक जीवंत संवाद है जो पाठक को सोचने पर मजबूर करता है। बिल गेट्स का विचार क्रिएटिव कैपिटलिज्म एक ऐसा विचार है जो अपने समय से आगे था। 2008 में जब यह किताब छपी तब दुनिया आर्थिक मंदी की चपेट में थी। बैंक फेल हो रहे थे, कंपनियां बंद हो रही थीं, लोग बेरोजगार हो रहे थे। ऐसे समय में ये सवाल और भी महत्वपूर्ण हो गया कि पूंजीवाद का असली मकसद क्या है? सिर्फ मुनाफा कमाना या समाज की भलाई करना? आज जब हम इस किताब को पढ़ते हैं तो यह सवाल उतना ही प्रासंगिक है जितना उस समय था। जलवायु परिवर्तन, बढ़ती असमानता, गरीबी, बीमारी, ये सारी समस्याएं आज भी हमारे सामने हैं और ये सवाल आज भी हमसे पूछती हैं कि क्या पूंजीवाद सिर्फ मुनाफे के लिए है या इसमें समाज के प्रति जिम्मेदारी की भी गुंजाइश है? गेट्स का जवाब है कि गुंजाइश है, और सिर्फ गुंजाइश ही नहीं, ज़रूरत भी है, क्योंकि एक ऐसी दुनिया में जहाँ कुछ लोगों के पास बहुत ज़्यादा है और ज़्यादातर के पास बहुत कम, वहाँ पूंजीवाद टिक नहीं सकता। लोग इससे विद्रोह कर देंगे। इसलिए अपने अस्तित्व के लिए ही पूंजीवाद को रचनात्मक बनना होगा। उसे समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। यह किताब उन लोगों के लिए है जो मानते हैं कि दुनिया को बदलने की ज़रूरत है। ये उन लोगों के लिए भी है जो मानते हैं कि दुनिया ठीक है, बस थोड़ा सुधार की ज़रूरत है। और ये उन लोगों के लिए भी है जो मानते हैं कि दुनिया को वैसे ही रहने देना चाहिए जैसी वह है, क्योंकि यह किताब किसी एक निष्कर्ष पर नहीं पहुंचती, बल्कि पाठक को अपना निष्कर्ष निकालने के लिए छोड़ देती है। गेट्स ने अपने दावोस भाषण में एक बात और कही थी: हमारी सबसे बड़ी चुनौती यह है कि हम एक ऐसी प्रणाली बनाएं जहां बाजार की शक्तियां, जिनमें मुनाफा और पहचान शामिल हैं, बदलाव को प्रेरित करें। यह किताब उसी चुनौती को स्वीकार करती है और उस पर बहस छेड़ती है। अंत में यह किताब हमें याद दिलाती है कि पूंजीवाद कोई पवित्र ग्रंथ नहीं है जो अपरिवर्तनीय है। ये मनुष्य द्वारा बनाई गई एक प्रणाली है और मनुष्य इसे बदल सकते हैं। सवाल सिर्फ ये है कि क्या हम बदलना चाहते हैं और कैसे बदलना चाहते हैं। माइकल किंसले और उनके 40 से ज्यादा सहयोगियों ने इस बहस को एक जीवंत, रोचक और विचारोत्तेजक किताब का रूप दिया है। यह किताब सिर्फ अर्थशास्त्रियों के लिए नहीं है, बल्कि उन सभी के लिए है जो इस दुनिया में रहते हैं और सोचते हैं कि इसे बेहतर कैसे बनाया जाए। तो आइए इस बहस में शामिल हों। आप क्या सोचते हैं? क्या पूंजीवाद को रचनात्मक बनना चाहिए? क्या कंपनियों को समाज सेवा करनी चाहिए, या उन्हें सिर्फ अपने काम से काम रखना चाहिए? ये किताब आपको इन सवालों के जवाब नहीं देगी, लेकिन ये आपको इन सवालों पर गंभीरता से सोचने पर मजबूर जरूर करेगी। ऐसी ही दिल को छू लेने वाली किताबों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अच्छी किताबें दिल ही नहीं, रूह तक उतर जाती हैं। धन्यवाद।